बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है ना। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक एक पॉइंट्स का पहले मतलब जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ईजिली हम इसको समझेंगे कि होता क्या है। पहले हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में हमने बता दिया कि एम्पलीफायर होता क्या है। बहुत बहुत हमने शुरू में ही बताया था और फेथफुल एम्पलीफिकेशन भी बताया था। मैं एक एक वर्ड का मतलब बताता हूँ। एम्पलीफायर मीन्स प्रवर्धक, एक ऐसा सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो क्या कर रहा है, किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब उसको एम्पलीफाई करके बढ़ा दे रहा है। ठीक है ना, ये आपका होता है एम्पलीफायर। उसके बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट होता है। क्या होता है? कंपोनेंट। जब हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके हम एम्पलीफायर सर्किट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्या बोलेंगे? ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अगर इसके बाद हम बात करें क्या, सिंगल स्टेज की, तो सिंगल स्टेज का क्या मतलब होता है? मतलब एक ऐसा सर्किट डिजाइन किया गया है, पूरा एक कंप्लीट ऐसा सर्किट हमने डिजाइन किया है जिसमें केवल एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है। मतलब एक कंप्लीटली एम्पलीफायर बनाया गया है, एक कंप्लीट एम्पलीफायर जिसमें केवल एक ट्रांजिस्टर सर्किट का कंप्लीट यूज है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बात समझ में आया? अगर दो ट्रांजिस्टर बायस करके एक साथ सर्किट में अगर जोड़ दिया जाए तो उसको हम सिंगल स्टेज नहीं बोलेंगे, उसको डबल स्टेज, या उससे ज़्यादा हम करें तो इनको हम मल्टी स्टेज की कैटेगरी में लाते हैं आगे चल के। तो ये नंबर इन मतलब वर्ड्स का मतलब समझ में आया? सिंगल स्टेज का मतलब सिंगल ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर में। ट्रांजिस्टर मतलब एक कंपोनेंट है आपका ट्रांजिस्टर, जिसमें 3 टर्मिनल 2 जंक्शंस होते हैं। ठीक है, 3 लेयर होता है आपका, ये आपका एक ट्रांजिस्टर। इससे पहले क्या और भी कोई डिवाइस हुआ करती थी इसकी तरह? बिल्कुल, वैक्यूम ट्यूब वगैरह पहले होता था। अब ट्रांजिस्टर ये लेटेस्ट में डेवलप्ड कंपोनेंट्स है। एम्पलीफायर मतलब एक युक्ति, एक डिवाइस जो क्या कर रहा है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं आता हूं पॉइंट पे। तो अब इसको पूरी तरीके से अगर डिफाइन करना हो तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक सिंगल ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके बना है, जिसका प्रयोग किसी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने में किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसकी सर्किट की बात करें तो आपको मैंने बताया था जो लास्ट वाली हमने बायसिंग पढ़ाई थी, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग पढ़ाया था ना। तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग ही अब हर जगह यूज होगा। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का ही प्रयोग अब हर जगह होगा जब भी हम एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरीके से प्रयोग में लेंगे। तो जब भी एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को हम लोग प्रयोग में लेंगे तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। यहां पे आपका होगा इनपुट सिग्नल, यहां आपका होगा VCC। क्या होगा? VCC। और आपका ये क्या होता है? R1 R2, ये RE, और ये आपका जो है 5 किलो ओम मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है। ये किलो ओम में ही होता है, 10 किलो ओम तक इसका रेंज होता है बेसिकली। इसको हम लोग 4 से 10 किलो ओम के रेंज में ले सकते हैं। किसको? RC को। क्यों हम इसको हाई क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे आउटपुट लेना होता है। क्या होता है? आउटपुट लेना होता है। तो अगर हम बात करें तो कलेक्टर करंट इधर आएगा IC, यहाँ पे आपका I1 करंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी बेस करंट जाएगी IB। ठीक है, इसके लिए अगर IC की हम बात करें तो ये कॉमन एमीटर मोड है, तो आप कहेंगे बीटा होता है ना, बीटा IC। अब देखिए एम्पलीफायर का क्या मतलब हुआ, यहाँ कोई आप वीक सिग्नल देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लें एम्पलीफायर, तो हमने डेफिनेशन बता दिया जो एम्पलीफायर आपका क्या होता है। एम्पलीफायर का अगर एक ब्लॉक डायग्राम से हम आपको समझाना चाहें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास होगा एक वीक सिग्नल। क्या होगा? वीक सिग्नल। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? स्ट्रॉन्ग सिग्नल। स्ट्रॉन्ग सिग्नल। यहाँ क्या होगा ब्लैक बॉक्स में? एम्पलीफायर। बात क्लियर है? समझने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, कि सबसे बेसिक आइडिया आपको इसके बारे में ये होना चाहिए कि एम्पलीफिकेशन कर कैसे रहा है, ये हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत क्यों होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में, कहाँ पे हमें जरूरत पड़ता है एम्पलीफायर का। तो मैं आपको बताता हूं ऑल द टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर में क्या क्या आता है? ट्रांसड्यूसर थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा करेंगे। कितने लोगों को पता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है?
कोई भी एक ऐसी युक्ति जो किसी एक प्रकार के सिग्नल को दूसरे एनर्जी, मतलब एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे हम ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। मोस्टली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की हम लोग बात करें, तो जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में ले आए, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, माइक लगा करके इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लूँ, माइक लगा लूँ, माइक लेकर बोलूँ, तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। माइक क्या करता है, ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मींस माइक इज अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब माइक जो सिग्नल को कन्वर्ट करता है वो हमारा वो उसका जो उसके जो द्वारा जो करंट उत्पन्न होती है मिली माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत कम होती है वो करंट। क्या होता है, बहुत कम वो करंट होती है। अब वो करंट अगर बहुत कम है तो आप मुझे बताइए, क्या उतना कम करंट आप कहीं पे ट्रांसमिट वगैरह कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं किसी सर्किट को कम करंट से? नहीं कर सकते हैं। तो नीड होती है उस कम करंट को, मतलब ट्रांसड्यूसर से आउटपुट जो मिल रहा है, जो कम और वीक सिग्नल है, उसको हमें नीड होती है क्या, बूस्ट करने की, बढ़ाने की। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है, एम्पलीफायर लगाना होता है। आप कभी भी देख लो, जो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब जिसमें नेताजी लोग भाषण देते हैं, माइक लगा लिए, हेलो माइक टेस्टिंग करते रहते हैं ना, तो वो जो माइक टेस्टिंग करते हैं, कभी आपने सोचा कि उनके माइक टेस्टिंग वाली आवाज़, बोलते तो बहुत स्लो हैं लेकिन वो बहुत दूर तक जाती है, इतना लाउड कैसे हो जाता है? अगर उनको सीधे माइक दे दो और माइक में ले जाके साउंड जोड़ दो लास्ट में, उसके बाद पता चलेगा वो जैसा बोल रहे हैं बस वैसे को वैसे रहेगा। बीच में एक डिवाइस लगी होती है, दैट इज एम्पलीफायर, और वहाँ से एक बंदा बैठ के वॉल्यूम घटाता बढ़ाता रहता है उसका। नेताजी कहते हैं भाई उधर उस वाले मतलब एरिया में नहीं जा रही है हमारी आवाज़, थोड़ा सा क्या करिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या होता है ना। तो आपका बेसिकली क्या है, वो एम्पलीफायर होता है, वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है तो फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल से ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं साउंड की मदद से, और फिर हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत तेज साउंड आवाज़ दे रहा है। साउंड नहीं दे रहा है, वो एम्पलीफायर जो होता है वो उसको उस लेवल पे पहुंचाया है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ होती है। तो जितने भी ट्रांसड्यूसर होते हैं, ट्रांसड्यूसर से जो मिलने वाले सिग्नल्स होते हैं वो हमारे वीक सिग्नल होते हैं। उस वीक सिग्नल को नीड होता है एम्पलीफाई करने की, बहुत हाई लेवल पे ले जाने की। दैट्स वाई हम लोग यूज़ करते हैं क्या, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे एम्पलीफायर आप देख रहे हैं, ये कैसे एम्पलीफिकेशन करता है, इस पर हम लोग बात करते हैं, कैसे ये एम्पलीफाई करता है। तो ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ मान लीजिए 0.1 वोल्ट हमने दिया, ये बहुत वीक, बहुत छोटा वोल्टेज है ना। हमने क्या किया, 0.1 वोल्ट दिया। अब ये किस तरीके से इसको एम्पलीफाई करेगा, ये चीज़ हमें देखना है। ठीक है, तो अब आप समझिएगा बात को। 0.1 वोल्ट है, बीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, 20 से कितनी होती है, 500 मैंने बताया था। तो बीटा की वैल्यू हम रैंडमली कुछ भी मान लेते हैं, चूंकि आप एम्पलीफिकेशन इससे कैसे होता है आप समझिएगा। यहाँ हमारे पास 0.1 वोल्ट है, हमें पता है बीटा की वैल्यू एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और ये ज़्यादा होता है। तो 0.1 वोल्ट की वजह से मान लीजिए यहाँ पे 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, या आप मान लीजिए क्या, यहाँ पे हाँ 1 मिली एम्पियर ही मान लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए इस इतने वोल्ट की वजह से 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अभी जो 1 मिली एम्पियर की इसमें करंट फ्लो होगी बच्चों, इस करंट से अगर हम कलेक्टर करंट निकालें आईसी, तो आप कहेंगे सर बीटा आई बी होगा। बीटा की वैल्यू हम कुछ नहीं मान लेते हैं, बहुत सिंपल सा हमने 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो आप देखिए बीटा में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इंटू आई बी का, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 100, आई बी का मान कितना है, 1 मिली एम्पियर। मैं आपको एक डेटा लेकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। आईसी का मान कितना आया, 0.1 एम्पियर आ गया। अब हमें पता है कलेक्टर आउटपुट वीसी क्या होगा, आईसी आरसी, और हमें आउटपुट हम लेते कहाँ से हैं, कलेक्टर से ही आउटपुट लेते हैं। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 0.1 और 5 किलो ओम का मतलब 5000 ओम, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट। अब आप सोच के देखो भाई, 0.1 वोल्ट को 500 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया एक ट्रांजिस्टर, आउटपुट पे कितना मिला आपको, बात समझ में आ रही है। 0.1 वोल्ट कितने में कन्वर्ट हो गया, 500 वोल्ट में। तो क्या हो गया, वीक सिग्नल स्ट्रांग हो गया। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि सर तो हम लोग ट्रांसफार्मर हटा के ट्रांजिस्टर ही ना प्रयोग करें फिर, जब इतना हैवी वोल्टेज बढ़ा रहा है तो। सर वहाँ पे कैसे किया है? कहाँ पे, 100 ×
100 इंटू 1, यहाँ पे देखिए ये मिली एम्पियर में है ना बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देता हूँ, 10 के पावर माइनस, तो ये आपका हो जाएगा ये 100 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। बात क्लियर है ना? हाँ, तो ये आप सोचेंगे कि यार हम इसकी जगह पे क्यों ना हम वही यूज़ करें, ट्रांसफार्मर की जगह हम एम्पलीफायर यूज़ करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपका हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होता है या लो सिग्नल्स आपके जो मतलब बहुत वीक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सिर्फ हम इसका यूज़ करते हैं। हम पावर को एम्पलीफाई नहीं कर सकते, जो हम लोग पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे जो हम लोग सिग्नल यूज़ करते हैं उसको हम इस लेवल पे नहीं बढ़ा सकते। बात समझ रहे हैं ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? इतना समझ में आया कि कैसे वोल्टेज हमारा बढ़ा है? कोई कन्फ्यूजन इसमें? एम्प्लीफिकेशन कैसे करता है ट्रांजिस्टर, समझ में आया? तो अब इसको अगर कभी आपको मेंशन करना हो, कभी आपको लिखना हो कहीं पे, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप सिंपल सी बात बताएंगे, इन अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है एम्प्लीफिकेशन के लिए। यहाँ पे चूंकि अगर हम बेस पर या सिग्नल, यहाँ पे इनपुट सिग्नल हमने बहुत कम वोल्टेज अप्लाई किया और हमारा बेस करेंट अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्या चीज़, हमारा बेस करेंट अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पॉइंट को समझिएगा, तब तो ठीक है, आपका कलेक्टर करंट और देखने को मिलेगा, बूस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो बेस करंट क्या होगा, कमी होगा। वीक सिग्नल दिया, बेस करंट कम है, बेस करंट कम है, चूंकि हमें पता है कि बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कॉमन इमीटर मोड में करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वजह से कलेक्टर करंट बढ़ गया, और कलेक्टर करंट बढ़ गया तो कलेक्टर पे जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो बढ़ गया, मतलब वीक सिग्नल हमारा स्ट्रांग हो गया। बात क्लियर है? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, वोल्टेज ही बढ़ाता है आपका, करंट भी तो आपका बढ़ रहा है ना, करंट एम्पलीफाई हो जा रहा है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे करंट 1 मिली एम्पियर है, यहाँ कितना कलेक्टर पे मिल रहा है, 1 एम्पियर मिल रहा है, मीन्स आपका 100 टाइम्स, मतलब आपका 10 के पावर -3। अगर ये कहीं बीटा की वैल्यू और बड़ी होती तो ये और हो जाता है, क्योंकि हमने बोला कि बीटा की वैल्यू 20 से कितनी हो सकती है, 500 तक हो सकती है। ठीक है ना? हाँ, अभी तक हमने जो देखा वो कंप्लीट सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट था। जी आपको जो दिख रहा है ये भी सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ये प्रैक्टिकल सर्किट है जैसा हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाया गया है, किस तरीके से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। मैं एक एक कंपोनेंट्स पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप पॉइंट पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। आपके पास क्या है, ये पूरा यहाँ पे बायसिंग, एक एक पॉइंट्स हम लोग लेकर चल रहे हैं। बायसिंग सर्किट की अगर बात करें इसमें कौन कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, R1, R2 एंड RE, ये क्या है, बायसिंग रजिस्टर है। ये क्या है, बायसिंग रजिस्टर। ठीक है ना? इसका काम क्या है, ये बायसिंग के लिए यूज़ किया गया। बायसिंग क्या होता है, डीसी सप्लाई दे करके, ये कंपोनेंट्स दे करके क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीचों बीच स्थिर रखा गया है, मतलब इनकी मदद से उसको स्टेबल रखना ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को, पहली बात। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होगा इनपुट कैपेसिटर। क्या, इनपुट कैपेसिटर। इनपुट कैपेसिटर का क्या मतलब होता है, इसको हम सी इन बोलते हैं। इसका मान अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 10 माइक्रोफैराड। इसका काम क्या होता है इनपुट कैपेसिटर का, आप ध्यान रखिएगा, जो हम इनपुट सिग्नल यहाँ दे रहे होते हैं बच्चों, ये सिग्नल कैसा होता है, एसी। क्या होता है, एसी। इस ट्रांजिस्टर के अंदर एक सप्लाई यूज की गई है, दैट इज डीसी। इसको बायसिंग के लिए किया गया है यूज, डीसी प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, सिंपली आप शब्दों में बोलते हैं, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है, मतलब डीसी को ब्लॉक करता है। मतलब आप कह सकते हैं XC = 1/2 पाई FC। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जहाँ 0 होगी वहाँ XC का मान इनफाइनाइट होगा एट DC, एट मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि DC उसके आसपास, मतलब उसके पार जा ही नहीं सकता। मतलब जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर DC है वो आकर के AC इनपुट में ना मिल जाए, इसलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया। इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका AC वेवफॉर्म जो होगा वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, उसमें जाके DC मिल जाए, AC और DC दोनों मिल जाए
तो आपको एग्जैक्ट आपको इस तरीके से वेव नहीं दिखेगा, कुछ आपको डिस्टॉर्शन दिखेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इनपुट कैपेसिटर हो गया। R1 R2 यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग दे रहा है। मैंने आपको शुरू में सर्किट पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे R1 R2 के बारे में डिटेल चर्चा हुई थी। बात समझ रहे हैं? उसके बाद RC आपका वही कलेक्टर रेजिस्टेंस, RL लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक देखिए नया कैपेसिटर, अगर हम लोग बात करें, इनपुट कैपेसिटर हो गया, फिर हम लोग बात करेंगे बाईपास कैपेसिटर। क्या? बाईपास कैपेसिटर। इसको हम बोलते हैं CE। इसका मान अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 100 माइक्रोफैरड। अब आप कहेंगे सर इसका प्रयोग करने की क्या ज़रूरत थी, ये क्या ही काम यहाँ कर रहा है? तो आप ध्यान समझिएगा, ये बहुत अच्छा यहाँ से जो है टॉपिक पूछ लिया जाता है कि बाईपास कैपेसिटर का क्या काम होता है। देखिए ट्रांजिस्टर में बायसिंग का प्रयोग किया गया है, DC सप्लाई दी गई है, तो वो DC करंट आराम से इसके थ्रू आ जाती है, RE के थ्रू जाती है। AC करंट जितना होता है वो कहाँ से पास होता है? कैपेसिटर से। AC करंट जितना होता है वो कहाँ से पास होता है? कैपेसिटर से। अब चूंकि DC करंट ना कैपेसिटर में आ जाए, कौन सी करंट? DC करंट कैपेसिटर में आ जाए, और आप कह सकते हैं कि जो आपकी DC करंट है, जो AC करंट है, वो टोटली AC करंट इधर रजिस्टेंस RE से ना जाने लगे। मतलब अगर रजिस्टेंस RE से IDC तो जा ही रहा है, मतलब DC करंट तो जा ही रहा है IE, अगर इसी के साथ जो स्मॉल करंट है ये IE, अगर ये भी इसी के साथ जाने लगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ पे ड्रॉप बढ़ जाएगा, IE RE ड्रॉप बढ़ेगा। अब जब ये IE RE ड्रॉप बढ़ेगा तो अब समझो बात को, जब IE RE ड्रॉप बढ़ेगा तो ये निगेटिव फीडबैक का काम करता है। कैसे फीडबैक? निगेटिव फीडबैक। और आपका गेन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? गेन कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप KVL लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे जो था वोल्टेज V2 और यहाँ पे VB, तो ऐसे हम अगर लगाएं तो V2 इज इक्वल टू VB प्लस IE। तो अगर हम यहाँ से VB निकालें, V2 माइनस, तो IE RE जितना बढ़ेगा उतना ये VB कम होगा, और VB कम होगा तो इसके लिए इनपुट कम ही तो हुआ। कट इन वोल्टेज है ना VB, एमीटर जंक्शन का। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप ना हो इसलिए AC को यहाँ से बाईपास कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बाईपास कर दिया जाता है। बाईपास का मतलब समझ रहे हैं ना? आपके यहाँ भी होता है जहाँ पे आपका बस हो जाता है बाईपास, ठीक है ना? वो यही वाला बाईपास है कि एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए है स्पेशली। किसके लिए? AC करंट के लिए। AC करंट इधर से बाईपास कर दिया गया, इसको इधर नहीं जाना है। आप मोस्टली देखते हैं जो आपका बाईपास होता है वो शहर के मतलब बगल में या बाहर ही होता है ना? कभी उसको बीच में नहीं रखते हैं। छोटी गाड़ियाँ ऑटो वगैरह अंदर जा रहा है, उसको बाईपास कर दो, मेन हाईवे से ले जा करके किनारे ले जाके लगा दो, है ना? तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ से आ तो रहा है AC करंट इससे एम्पलीफाई होकर, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इससे फीडबैक हो गया, पहली बात तो हमारा निगेटिव फीडबैक हुआ, गेन कम हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या आ सकती है भाई? RE जो हमारा लगाया गया है ये इस किस बात को ध्यान में रख के लगाया गया है कि Q पॉइंट आपका कैसे स्टेबल हो। तो अगर यहाँ पे ड्रॉप बढ़ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा ड्रॉप, अगर यहाँ बढ़ा तो आपका कहीं ना कहीं Q पॉइंट पे भी इफेक्ट तो पड़ेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो बाईपास कैपेसिटर का काम समझ लिया आपने। अगला हम लोग बात करेंगे कपलिंग कैपेसिटर CC। कौन सा कैपेसिटर? कपलिंग कैपेसिटर, इसको हम बोलते हैं CC। ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 10 माइक्रोफैरड ही होता है। अब आप कहेंगे सर ये किस लिए है? इसका भी काम होता है, इसका मुख्य काम जो है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग मतलब होता है जोड़ना। जब हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे तो इसी तरीके का एक और एम्पलीफायर लाया जाएगा और इन दोनों को जोड़ा जाएगा। और जोड़ा किसके माध्यम से जाएगा? कैपेसिटर के माध्यम से। तो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को आगे हम बोलेंगे RC कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कौन सा? RC कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब ये जो RC कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपको देखने को मिलेगा ये आगे आएगा, तो वहाँ कपलिंग के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? कैपेसिटर यूज करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? पहला काम कि ये पहले ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, ये पहले स्टेज का AC सिग्नल दूसरे स्टेज के इनपुट को देता है। यहाँ से आउटपुट जो आएगा वो अगले स्टेज के इनपुट को देगा, और इसके DC को इधर रखता है और उसको DC को उधर रखता है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं होने देता है। तो ये आपका हो गया किसका काम? कपलिंग कैपेसिटर का काम। कन्फ्यूजन तो नहीं है? जितने कंपोनेंट थे सबके बारे में आपने जान लिया, कपलिंग कैपेसिटर भी आपने जान लिया, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं करंट पर। ये जो करंट हमने दिखाया ये क्या दिखा रहा है? बेस करंट, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, तीनों पे हम बात करेंगे। इतना नोट करिए इसको साइड में।
इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि कैपेसिटर किस टाइप का यूज़ करें। जो हमारे पास इनपुट कैपेसिटर है ये कौन से टाइप का होता है, बाईपास कैपेसिटर किस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें जो आप है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कपलिंग कैपेसिटर कौन सा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो हमने इनके बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो है आपका एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट में कौन कौन सी करंट इन्वॉल्व होती है। तो हम इसकी बात कर लें। जो आपके पास सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्टर करंट की। ध्यान दीजिएगा, कलेक्टर करंट की अगर बात करें, कलेक्टर करंट जो आपका है, देखिएगा IC इज इक्वल टू हम लिखते हैं IC प्लस IC, ठीक है ना। ये जो है आपका ये है टोटल करंट, क्या है, इसको बोलते हैं DC कलेक्टर करंट। DC जब हमारा सिर्फ DC बायसिंग है इसको बोलते हैं AC कलेक्टर करंट। AC मतलब जब AC सिग्नल हमने अप्लाई कर दिया तो उस समय की करंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एमीटर करंट की, एमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा IE इज इक्वल टू IE प्लस IE, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल एमीटर करंट, टोटल एमीटर करंट, DC एमीटर करंट, और ये AC एमीटर करंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा बेस करंट। बेस करंट एक जो है चुटकुला याद आ गया, अभी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। पहले बेस करंट सीख लेते हैं। बेस करंट क्या होता है, IB इज इक्वल टू IB प्लस IB, ठीक है। ये आपका टोटल बेस करंट, टोटल बेस करंट, और ये आपका है DC बेस करंट, DC बेस करंट। ये आपका क्या है, हाँ AC सिग्नल जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से बेस करंट, बेस, ठीक है। हम चुटकुले पे आते हैं। एक बार होता क्या है कि एक जो है दोस्त होता है एक लड़के का, किसी का भी दोस्त होता है, मान लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए आपका दोस्त है, ठीक। वो जाता है सत्संग में, कहाँ जाता है, सत्संग सुनने जाता है। और वो सत्संग में जाता है तो वहाँ से बढ़िया से पिट के आता है। क्या होता है, पिट के आता है खूब बढ़िया से। तो जब वो आता है, पहुँचता है दोस्तों के बीच में अपने, तो उसके दोस्त पूछते हैं, भाई क्या बात है तुम्हारी ऐसी हालत क्यों, तुम तो सत्संग में गए थे। तो कहता है यार क्या बताएं भाई, सत्संग में तो गए थे लेकिन पिट गए जो है। तो कहीं सत्संग में पिट गए कि क्यों, कि कुछ नहीं, बस बाबा जी से एक सवाल पूछ लिया, सबने पीट दिया। कि ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया। तो बताता है दोस्त कि यार बाबा जी देखो बता रहे थे, प्रवचन दे रहे थे कि पति पत्नी जो होते हैं वो साइकिल के दो पहिए की भांति होते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेरी हुआ, हम खड़े होकर के बाबा जी से सवाल पूछे कि बाबा जी अगर पड़ोसन को मिला के रिक्शा बना लिया जाए तो कोई ऐतराज है। पड़ोसन को मिला के अगर रिक्शा बना लिया जाए तो कोई ऐतराज है। तो इसी बात पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, है ना। तो आप लोग साइकिल पे ही रहिएगा, रिक्शा बनाने की कोशिश मत करिएगा भविष्य में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इसी में हम आपको रिवर्सल ऑफ करंट हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, या फेज रिवर्सल जिसको हम लोग बोलते हैं। फेज रिवर्सल मतलब आपने एक चीज़ सुना होगा कि जो कॉमन एमीटर मोड एम्पलीफायर होता है ये हमेशा 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका क्या मतलब, एक रिवर्सल देता है। कहने का सेंस
अगर इनपुट सिग्नल ऐसा है तो आउटपुट पे आपको कैसा मिलेगा, रिवर्स होकर के 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, कैसे होता है इसकी हम लोग बात करते हैं। ये जो आउटपुट होता है ये VCE होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन हमें जानना होगा, बहुत बेसिक सी बात है, समझेंगे बात को। तो हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे फेज रिवर्सल। क्या पढ़ाएंगे, फेज रिवर्सल। इसको मिटा देना, अभी ना मिटाएं, अच्छा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए इसी में आप समझ लीजिए फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल के लिए हमें आउटपुट साइड का एक इक्वेशन निकालना होगा। आउटपुट साइड का एक इक्वेशन बड़ा पॉपुलर इक्वेशन है, आप जानते हैं, VCC इज इक्वल टू VCE माइनस, या आप इसको लिखते हैं ऐसे, VCE इज इक्वल टू हम लिखते हैं VCC माइनस ICRC, लिखते हैं, ठीक है ना। इसी में आपको देखने को मिलेगा कि जो हम इनपुट सिग्नल ये अप्लाई करते हैं, ये इनपुट सिग्नल ऐसा है, लेकिन आउटपुट पे जो हमें VCE मिलेगा वो रिवर्स मिलेगा। रिवर्स कैसे मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जब हम AC इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ऐसा, तो हमारे पास VCE इज इक्वल टू है VCC माइनस, ठीक। जब हमारे पास यहाँ पे इनपुट करंट क्या होगा, जीरो, मतलब इनपुट यहाँ पे वोल्टेज आपका जीरो है, तो आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का बेस क्या होगा, कम धनात्मक होगा। और बेस आपका जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कम धनात्मक होगा तो आप देखो ये दोनों के दोनों, ये कलेक्टर जंक्शन, ये एमीटर जंक्शन, ये बेस आपका NPN ट्रांजिस्टर है ना बच्चों, देखिए NPN, ठीक है। बेस आपका कम धनात्मक है दोनों की तुलना में, दोनों की तुलना में जब कम धनात्मक है तो ये आपका दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में दिखेगा। उस टाइम पे रिवर्स बायस में दिखेगा तो कलेक्टर करंट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। कब, इनिशियल पॉइंट पे, एकदम यहाँ जीरो पॉइंट पे, तो IC आपकी क्या होगी, जीरो। तो VCE इज इक्वल टू आउटपुट हमें क्या मिलेगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देखो, जैसे जैसे यहाँ पे ये वोल्टेज बढ़ेगा, ये वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा और P ज़्यादा धनात्मक होगा। यहाँ P जब धनात्मक होगा तो P के धनात्मक होने से क्या होगा, ये जब धनात्मक होगा तो ये फॉरवर्ड बायस आपको दिखेगा, यहाँ पे कलेक्टर करंट का मान बढ़ेगा धीरे धीरे। समझ रहे बात को, भाई बेस आपका पॉजिटिव है, जब यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल का मान बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ेगा। और जब जैसे जैसे कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा आप देखो वैसे वैसे ये ड्रॉप बढ़ेगा, तो ये VCE क्या होगा, तो आउटपुट पे जो वेव आपको मिलेगा जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ये फिर आके जीरो हो जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। फिर जब ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, हाँ, यहाँ निगेटिव मिल जाएगा आपका तो रिवर्स ये एक्टिव रीजन में काम करने लगेगा, मतलब आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा। अधिक निगेटिव जब ये होगा, बात समझ रहे हैं, अधिक निगेटिव होता चला जाएगा तो आपका ये आपका रिवर्स एक्टिव रीजन में ये बिल्कुल वर्क करेगा, जिस तरीके से आपका, जैसे आपका फॉरवर्ड एक्टिव रीजन है और फिर रिवर्स एक्टिव रीजन। आपको बस सिंपली ये समझना है कि बायसिंग का काम आपका मुख्य रूप से जो बायसिंग का काम कर रहा है उस वो तो DC ने दे रखा है। हमारा जो हमने यहाँ पे AC इनपुट दिया, AC इनपुट के बढ़ने से सिर्फ यहाँ कलेक्टर करंट घटता बढ़ता है। जब हम यहाँ पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से कलेक्टर करंट आपका बहुत तेज बढ़ेगा। जब हम जीरो पे आ जाएंगे कलेक्टर करंट उस समय, फिर हम जब निगेटिव में जाएंगे तो कलेक्टर करंट आपका कम होगा, ठीक है ना। कलेक्टर करंट जितना ज़्यादा हम निगेटिव करेंगे भाई बेस को, उतना ही ज़्यादा कलेक्टर करंट आपका घटेगा। और जब कलेक्टर करंट आपका घटता जाएगा तो आपका क्या होगा, ये ड्रॉप कम होगा। अब ये ड्रॉप कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो फेज रिवर्सल यहाँ पे आप नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि कॉमन एमीटर मोड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होता है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी देता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, ठीक है। तो आज की जो है लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक। तो आज की इस क्लास में इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक।